Hello, my wonderful kids. Hope you all will be doing your studies. Okay, in today's video, I'm going to start the next chapter of class 9th, that is atoms and molecules. And in today's video, आज हम cover करेंगे two topics को. The first one is law of chemical combination and second being Dalton's atomic theory. Okay, he's the Dalton and ये है हमारे Lavoisier. Fine. These are the two scientists, chemists जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बिगिनिंग में बहुत स्टडी किया और इनके लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वेरियस के उसमें से बहुत सारे अभी एप्लीकेबल नहीं हैं या उससे हमने ज़्यादा स्टडी कर लिया है. बट ऑलवेज द नेक्स्ट स्टडी इज़ बेस्ड ऑन वन स्टडी विच इज़ डन बाय समवन एल्स. एक स्टडी के ऊपर फिर हम दूसरा स्टडी, दूसरे के ऊपर तीसरा स्टडी करते हैं. सो दैट इज़ फाइन. बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे केमिस्ट्री को समझने के हिसाब से. फाइन, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. फर्स्ट द इंस्पिरेशनल थॉट that it says that if you can imagine it, you can achieve it, and if you can dream it, you can become it. So if you have the dream of becoming something, have 100% belief that you can become it. Okay, you just have to put your hard work and efforts in it. Fine, let's begin with the chapter. It is going to be a very interesting chapter. Fine. Okay, let's understand what the people in ancient time used to think that this all matter is made up of. Okay, so when we talk about what the people in ancient time used to think about it, we have the several people, philosophers. We cannot say them scientists, but they were the philosophers who used to think about the phenomena going on around us. Fine, तो philosophers जो थे उनमें से बहुत सारे Indian philosophers थे और बहुत सारे Greek and other countries के philosophers थे जिन्होंने मैटर को समझने की कोशिश की कि क्या है जो हमारे आसपास है, वो सब किससे बना है. फाइन, इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे इंडिया से महर्षि कन्नड़. महर्षि कन्नड़ जो थे हमारे, ये 500 BC में हैं थे. उन्होंने कहा कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो बनी हैं कुछ मटेरियल की. ओके, और जो मटेरियल है अगर हम उसको डिवाइड करके उसका सबसे छोटा वाला पार्ट हम निकालें तो उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु. उन्होंने कहा कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और जो सबसे छोटा पार्ट हम डिवाइड कर पाएंगे दैट विल बी कॉल्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, परमाणु. इसलिए आपने देखा होगा हम इंडिया में हम एटम की जगह वर्ड यूज़ करते हैं कई बार परमाणु. जैसे हम बोलते हैं ना एटॉमिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं परमाणु बिजली. फाइन, एटॉमिक एनर्जी दैट इज़ परमाणु, दैट इज मीन्स हम उसको हिंदी में परमाणु के वर्ड यूज़ करते हैं. फाइन, बिकॉज इट वॉज used by Indian philosophers to explain the matter. So at the same time, Greek philosophers थे, वो भी सोच रहे थे कि ये जो मैटर है हमारे आसपास ये किसका बना हुआ है. और उनमें से दो मेजर थे, डेमोक्रिटस एंड हमारे थे ल्यूसिपस. डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करने जाएंगे, किसी भी चीज़ को डिवाइड करने जाएंगे तो एक स्टेज आएगा कि उसके बाद हम उसके और फर्दर स्मॉल पार्ट नहीं कर पाएंगे. और इन्होंने कहा कि वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम कह सकते हैं एटम. बिकॉज ग्रीक वर्ड जो है उसमें एटम जो वर्ड है उसका मतलब होता है इनडिविजिबल. हमने एटम वर्ड को डेफिनेटली ग्रीक से डिराइव किया है, उसमें से निकाला है, उसे डिराइव किया है. ओके, सो दिस वॉज वॉट द एंशिएंट पीपल यूज टू थिंक. इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया केमिस्ट्री को. बाय द एंड ऑफ 18th century, 19th century बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको समझने की कोशिश की कि कैसे कैसे हमारे आसपास सारी चीज़ें बनी हुई है. ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट स्टडी में थे सबसे पहले हमारे लेवोशियर. ओके, लेवोशियर जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे. लेवोशियर ये फ्रेंच केमिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले क्या कोशिश किया, ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. इन्होंने क्वांटिटेटिव वे से समझने की कोशिश की कि क्वांटिटी वाइज अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें तो वो कैसे होते हैं. फाइन, और साथ ही इनके बाद हमारे प्रोस्ट थे, जोसेफ एल प्रोस्ट, एंड बहुत सारे और साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टडीज़ की और डिफरेंट लॉज दिए. फाइन, अगर हम बात करें द मेजर लॉज जो कि आपकी बुक में इससे डिस्कस किए गए हैं, दीज आर द टू मेजर लॉज विच हैव बीन डिस्कस्ड अंडर दिस हेडिंग. लाइक इन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास दो लॉज हैं. फर्स्ट वन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, ये जो थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये उस टाइम पर लेवोशियर और प्रोस्ट के टाइम पर दिए गए थे। ये 2 लॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल फर्दर। फाइन, सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब हम समझ सकते हैं संरक्षण या इस तरह की वर्ड्स। फाइन, अगर हम बात करें हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो ये क्या कहता है, इट वाज गिवन बाय लेवोशियर, बिकॉज लेवोशियर पहले थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी किया केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल रिएक्शंस में क्वांटिटी का क्या इंपॉर्टेंस है वो इन्होंने स्टडी किया। ये लॉ क्या कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के टाइम पर, आइदर इट इज़ अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज, उसमें जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हमारा जो रिएक्टेंट का मास होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। फाइन, बिकॉज आपको पता है केमिकल रिएक्शन में जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी कंबाइंस टू गिव द प्रोडक्ट सी एंड डी, तो उसमें जो सी और डी है उनका मास हमारे जो रिएक्टेंट है ए एंड बी उसके सेम होगा। फाइन, इट सेज दैट कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। जो हमारा रिएक्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये मास वाइज कहा जा रहा है, रिमेंबर, नॉट द नंबर ऑफ एटम्स वाइज, ओके, मास वाइज। फाइन, सेकेंड थिंग इट सेज दैट इन अनदर वर्ड्स, इन्होंने क्या कहा, दैट इसी चीज को हम किसी और वर्ड्स में कैसे कह सकते हैं, दैट मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल चेंज और ए फिजिकल चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना मास हमने रिएक्टेंट में लिया था उतना ही हमारा प्रोडक्ट में रहने वाला है, उसमें ना ही तो कोई कुछ अमाउंट कहीं गायब होने वाला है या नया कुछ क्रिएट होने वाला है। फाइन, सो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, कि मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। फाइन, this is about the law of conservation of mass. The next law which before that, how was this experimental verification of this law was given? हमने इसको उन्होंने कैसे प्रूव करके देखा, या हाउ दे स्टडीड इट। इसको अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया, कुछ कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाया। कैसे करवाया, दे टुक सोडियम क्लोराइड इन अ फ्लास्क। उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर सोडियम क्लोराइड लिया, दैट इज हमारा कॉमन सॉल्ट। फाइन, उसको उन्होंने, और साथ ही उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा सिल्वर नाइट्रेट लिया। अब उन्होंने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब को उस कॉनिकल फ्लास्क में डाला एक थ्रेड की हेल्प से। ओके, फाइन, और उसको फिर उन्होंने क्या किया, उस कॉनिकल फ्लास्क को रिएक्शन के होने से पहले या इन दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने से पहले वेट कर लिया। फाइन, they were knowing the weight of conical flask, or even if you include the weight of conical flask and the reactants, it should remain the same. Fine, तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब का कॉनिकल फ्लास्क का बिफोर रिएक्शन के होने से पहले वजन कर लिया, वेट कर लिया। सेकेंड उन्होंने क्या किया, रिएक्शन अब उन्होंने क्या किया, उन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में रिएक्ट करवा दिया। हमने टेस्ट ट्यूब को फर्दर लोअर किया, वो आपस में मिक्स हो गए, कॉनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब। अब उससे एक रिएक्शन हुआ। रिएक्शन क्या था हमारा, AgNO3 का हमारा रिएक्शन हुआ सोडियम क्लोराइड से, और इससे हमको मिला सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3। फाइन, सोडियम नाइट्रेट। फाइन, अब हमने देखा कि अगर हमारा जो मास था इन रिएक्टेंट का, इमेजिन करिए अगर ये 100 ग्राम था, फॉर एग्जाम्पल, I'm not taking any by weight, I'm just taking an example. Imagine अगर ये 100 ग्राम लिया गया था, तो ये इधर जो हमारा weight था that was also 100 ग्राम after the reaction got over. तो इससे क्या होता है कि जो reactant का mass है that will always remain equal to the mass of product. That means कि इसमें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है और कुछ नया बन भी नहीं रहा है, तो मास जितना पहले था रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट का रहने वाला है। फाइन, इससे क्या प्रूव हुआ, इससे जो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन हमने किए वो क्या थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। सो ये इस लॉ को प्रूव करता था दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, की किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी कोई नया क्रिएट नहीं हो रहा है एंड ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। Remember, we are not talking about the atomic fission reactions and fusion reactions, okay? जैसा सन में हो रहा है,
हाइड्रोजन इज गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म हीलियम, वो एक अलग रिएक्शंस होती है. बट हम वी आर नॉर्मली टॉकिंग अबाउट सिंपल केमिकल रिएक्शन. उसमें कोई भी नई चीज़ एकदम से फॉर्म नहीं हो जाती है. बट इवन दो वी विल टॉक अबाउट फिजन, तो रिएक्टेंट के मास के इक्वली प्रोडक्ट का मास है. फाइन, बट देयर अ न्यू atom is getting created. That's different in that way. Fine. Next law which we can talk about is the law of constant proportion. Law of constant proportion क्या कहता है? That जो लोवेशर और प्रॉस थे, इन्होंने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने सब्सटेंस, जब बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व किया तो उनको क्या पता चला. उन्होंने फॉर एग्जांपल वाटर को ले लिया, कहीं से एक सोर्स से वाटर लिया, कहीं से दूसरे कंट्री से वाटर मंगवा के इसको टेस्ट किया, कहीं से हमने कुछ और चीज़ें मंगवा के इन्होंने टेस्ट की. तो उनको क्या समझ आया कि जो हमारे आसपास काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो कहीं से भी लेके आए हों, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है. ओके जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दीज कंपाउंड, उनको पता चला कि जो कंपाउंड्स हैं, ये जो सब्सटेंस है, ये इसमें सेम ही तरह के एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को यहाँ से ले लें या अमेरिका से ले आएँ, इट इज़ गोइंग टू रिमेन H2O. फाइन. सो सेम दे फाउंड आउट एट दैट टाइम, years back when they were not knowing that water is H2O. तब उन्होंने ये स्टडी किया कि जो कंपाउंड है वो एक सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स के मिलने से बनते हैं. फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंपाउंड, ओके, अलग अलग डेफिनेटली अलग अलग एलिमेंट्स से बने होंगे. डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा और नंबर ऑफ एटम्स विल ऑल्सो बी डिफरेंट. फाइन. बट इन्होंने ये कहा कि जो कंपाउंड्स होते हैं, दे हैव द एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स इन सेम प्रपोर्शन. इसका मतलब क्या था? फॉर एग्जांपल अगर वाटर को हम कंसिडर करें, फाइन, तो या कोई भी आप सिंपल रिएक्शंस ले सकते हैं हम. अगर हम को नॉर्मल वाटर का देखें तो वाटर इज गोइंग टू रिमेन H2O. फाइन. इफ इट बिकम समथिंग एल्स देन H2O2, then you are aware that it is no longer water. Fine, it has become hydrogen peroxide. Fine. So उन्होंने यही कहा. और ये दिस लॉ वॉज डीलिंग विद द कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. इस लॉ ने बेसिकली कंपाउंड फॉर्मेशन को काफ़ी इजी कर दिया. ये समझना कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये बहुत क्लियर कर दिया. इससे पहले लोगों को क्लैरिटी नहीं था कि कंपाउंड्स बनते कैसे हैं. ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, पर अलग अलग तरह की चीज़ें बनती कैसे हैं ये नहीं समझ आता था. सो दिस लॉ हैज़ गिवन ए क्लैरिटी इन टू इट. एंड हु गेव दिस लॉ? Prost. Fine. What does this law says that इसको हम law of fixed proportion भी कहते हैं. ठीक है, law of constant proportion, law of fixed proportion. constant और fixed आपको पता है, it is like synonyms. Fine. ये law क्या कहता है? that a chemical compound always contains same elements combined together in a same proportion by mass. फाइन. कि जो एक कंपाउंड के बनने में जो एलिमेंट्स चाहिए होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे और सेम प्रोपोर्शन में जुड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की. फाइन. अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी इफ मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, इफ आई टॉक अबाउट द यूजिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जुड़ने से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर आप इसको देखेंगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है. फाइन. और ये इस रेशो में जब भी जुड़ेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा. फॉर एग्जांपल H2O है, H2O में H2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जब भी मिलेंगे ये वाटर ही बनेगा. Fine. That's what is called as law of constant proportion, जो एक्सप्लेन करता है कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को, कि कंपाउंड्स बनते कैसे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे हियर. फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वाटर का. फाइन. व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, आपको पता है वाटर इज H2O. फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. फाइन. एंड हाउ दिस फॉर्मूला इज फॉर्म्ड, ये भी हम इसी चैप्टर में करेंगे कि फॉर्मूलाज लिखे कैसे जाते हैं कंपाउंड्स के. ओके, वाटर बीइंग जनरल कंपाउंड हमें पता होता है. फाइन. नाउ अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें हाइड्रोजन के, तो यू कैन सी हियर वी हैव 2 एटम्स. ओके. अगर हम देखें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का है हमारे पास एक एटम. फाइन. नाउ अगर हम बात करें मास ऑफ ईच एलिमेंट इन वाटर, अगर
हर एक एलिमेंट का मास कितना है, बिकॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट टॉकिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ एटम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात कर रहा है कि जो मास होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ता है, तभी एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन का मास 1 एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो हमारे पास हो गया हमारा इसका मास 2। और ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर है 8 और ऑक्सीजन का मास हो गया इसका डबल 16। फाइन। तो जो अगर हम इसकी मास की बात करें, जो कि रेशो ऑफ है वाटर के फॉर्मेशन में, तो वो हमारा रेशो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकम्स 2:16। 2 हाइड्रोजन का मास है एंड 16 ऑक्सीजन का मास है। सो हमारा मास किसका है? ये हमारा हाइड्रोजन का मास है और 16 है हमारा ऑक्सीजन का मास। और ये जो हमारा रेशो है ये हो जाता है 2:16। इसको हम सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं 1:8। यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि जब भी आपका कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ वाटर को देख चुके हैं कि यहाँ पर हमारे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ज्वाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन और ये बन रहा है वाटर का एक मॉलिक्यूल। ये वाटर इज 1 कंपाउंड। फाइन। अगर हम सिमिलरली बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी आप देख रहे हैं 1 कार्बन एटम इज देयर एंड विच हैज जॉइंड विद द 2 ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसके वेट को भी स्टडी करें तो हम इसी तरह कर सकते हैं। लाइक कार्बन हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो कार्बन का मास कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का हमारा कितना हुआ? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, मास कितना हुआ? 16। और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो कितना हो गया? 16 32। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम वी कैन सिंप्लीफाई। अगर आप इसको 12:32 मास आप लिखेंगे देन ऑल्सो इट इज फाइन, बिकॉज ये अगर जब भी कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 32 मास जब जुड़ेगा तो दैट विल ऑलवेज बी कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फाइन। लेट्स मूव फर्दर। इसने क्या कहा लॉ ने? यही कहा कि केमिकल सब्सटेंसेस, in a particular chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। कि एक particular compound के अंदर different chemical जो substances हैं, मतलब elements हैं, वो एक definite proportion में present होंगे। ओके फाइन। मूविंग फर्दर नाउ, अगर ये जो अभी तक साइंटिस्ट जो स्टडी कर रहे थे, ये लोग फिलोसोफर्स, डिफरेंट केमिस्ट, इनके पास अभी तक मीन्स दे वर डूइंग स्टडीज इन मीन्स डिफरेंटली दे वर डूइंग स्टडीज। इनकी स्टडीज़ को फर्दर स्टडी किया डेल्टन ने। और डेल्टन जो थे, जॉन डेल्टन, इन्होंने इनकी जो स्टडी है मतलब जो अभी तक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और ये जो दी गई थी, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या किया? ही गेव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का जो नेचर है वो कैसा है, हमारा जो मैटर है वो कैसा है। एंड सेकेंड, ही गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था उसका एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने कि कैसे पॉसिबल है। फाइन। एंड इन्होंने जो वर्ड एटम था, जो कि डेमोक्रिटस ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब लाया था, उसको वापस री इंट्रोड्यूस किया इन्होंने और वर्ड एटम को यूज़ किया, जिसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। फाइन। एंड इनकी जो थ्योरी थी इन्होंने दी थी, उसका नेम, उन्हीं के नेम के पीछे हमने रखा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इन्होंने क्या कहा? इनके जो पॉइंट्स थे उनको हम कहते हैं पोस्टुलेट्स कहते हैं। फाइन। they were not proven by some of the fact, because उस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था स्टडी करने के लिए एटम को, कि वो उसका स्ट्रक्चर स्टडी करके हमको एक्सप्लेन कर पाते। he gave all these points on the basis of his studies। फाइन। इसलिए हम उसको कहते हैं पोस्टुलेट्स। फाइन। फर्स्ट पॉइंट क्या था इनके पोस्टुलेट का? दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ दीज वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इन्होंने कहा कि जो हमारे आसपास मैटर है वो सब इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम कहते हैं एटम, एंड विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। और उन्होंने कहा कि यही एटम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। फाइन।
सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा, दैट दीज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, बिकॉज उस वक्त नहीं पता था कि एटम के फर्दर स्मॉलर पार्ट्स भी होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। फाइन, तो उन्होंने कहा कि दीज आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। एंड सेकेंड पॉइंट उनका यही था कि दीज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। फाइन, एंड दीज आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। फाइन, थर्ड पॉइंट था इनका कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका ये कहना था कि किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो उसके मास में और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होंगे, क्योंकि अगेन उनको तब तक नहीं पता था कि यहाँ पर हाइड्रोजन या हमारे कार्बन के भी जो सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। फाइन, जो उन्हें आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं पता था, सो ही जस्ट गिव दिस पॉइंट, जो कि अभी रॉन्ग प्रूव हो जाता है, बट स्टिल इट गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस कि जिसके ऊपर केमिस्ट ने और स्टडी किया एटम को। फाइन, the fourth point which he gave was that different elements have different masses and chemical properties. ओके, कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनका डिफरेंट मास नंबर होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यस, डेफिनेटली केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट यस वी हैव सम एलिमेंट जिनका कि मास नंबर सेम हो जाता है, बिकॉज दे आर आइसोटॉप्स, वी हैव आइसोटॉप्स, तो वो मास नंबर सेम हो जाता है। जैसे कार्बन 16 है, C14, एंड हमारे पास कार्बन 14 है, कार्बन 14 डेटिंग जिसको हम कहते हैं। तो कार्बन 14 का जो मास नंबर है वो 14 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, सो इसका वन ऑफ द कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनका मास नंबर कितना होता है, डबल, दैट इज 12 हो जाता है। और कार्बन 14 भी अवेलेबल है, मतलब नेचर में होता है। तो कार्बन 14 का मास नंबर किससे हो जाता है, नाइट्रोजन से सेम हो जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन से एटॉमिक नंबर इज 7 और इसका मास हो जाता है 14 नाइट्रोजन का। तो मास नंबर हमारा कार्बन 14 का और नाइट्रोजन का भी 14 है, तो ये सेम हो जाता है। फाइन, विच आर कॉल्ड आइसोबार्स, कि उनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। फाइन, सो उस वक्त नहीं पता था, बट अभी हमें पता है। तो उनका एक पॉइंट ये था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मास होंगे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, विच इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सेम स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, की जो एटम्स होते हैं वो एक होल नंबर में कंबाइन होके फिक्स प्रपोर्शन में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। फाइन, and the next one comes is the relative number of atoms and kinds of atoms are constant in a given compound. इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो एटम्स का नंबर होता है और जिस टाइप के एटम्स का नंबर जो टाइप के एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मीन्स फिक्स होते हैं। जैसे हमने स्टडी कर लिया है वाटर का, दैट इज H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल, इफ इट इज C6H12O6 it is going to be glucose only, it is not going to be something else. Fine, so this was the Dalton's atomic theory. Dalton की जो atomic theory है, it says all these points. अब इसमें से बहुत सारे points हैं जो कि अभी ट्रू नहीं है, but as I said this was a very important study इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस था ये, और जिसके बेसिस पे फिर बहुत सारे अलग अलग केमिस्ट ने अपना अपना स्टडी स्टार्ट किया। सो अगेन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम योर स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली, and if you have any question left to ask me, write in the comment box. I will be answering those questions. Fine, till then. Okay, in the next video we're going to talk about the very important topic, that is atoms, ions, and next we are going to cover writing the chemical formula of compounds, because हमें बहुत सारे typical names होते हैं जो आते हैं हमारी chemistry में, बट वो नेम्स बनते कैसे हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे बनता है। हम बेसिकली हम अभी नाम के बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलाज, कि राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर,